हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स से आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे दोस्तों टॉपिक वाइज। और उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सारी हम लोग व्याख्या में अच्छे से कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। और दोस्तों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट पूरा ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हम लोग जो हमारी सेकंड बुक है वॉल्यूम 2 उसे भी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल से यूरोपीय संघ के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक 1990 के स्तरों के संदर्भ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत तक की कमी की जाए। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 40%। यूरोपीय संघ के देशों के राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौते के अंतर्गत निर्धारित योगदानों का उद्देश्य है कि 2030 तक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 40% तक की कमी की जाए। दिसंबर 2020 में यूरोपीय संघ के देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य को 1990 के स्तर से 2030 तक के उत्सर्जन में सुधार कर कम से कम 55% तक कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय वचनबद्धता अवधि के दरमियान 2013 से 2020 क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पक्षों के लिए 1990 के स्तर के संदर्भ में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15%। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसे पहली बार 1997 में स्वीकारा गया तथा 2005 में लागू किया गया था। द्वितीय वचनबद्धता अवधि के दरमियान दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत पक्षों के लिए 1990 के स्तर के संदर्भ में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए 18% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। प्रत्येक देश द्वारा दीर्घावधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति बनाए जाने का सुझाव पेरिस समझौते के अंतर्गत दिया गया। पेरिस समझौते पर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा में जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर हुआ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्लीन डेवलपमेंट मेकानिज्म को क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौते में पहली बार प्रारंभ किया गया। यह उत्सर्जन में कमी लाने वाले परियोजना को लागू करने की अनुमति प्रदान करता है जो प्रमाणित उत्सर्जन कटौती इकाइयों को उत्पन्न करता है, जिससे उत्सर्जन व्यापार योजनाओं का कारोबार किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से क्योटो संधि या प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। तो नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 है मीथेन, नंबर 3 है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, नंबर 5 है पर फ्लोरोकार्बन और नंबर 6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए कारक 6 हरित गृह गैसों को चिन्हित किया गया। तो दोस्तों इस 6 की 6 गैसें हरित गृह गैसों में आती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम कितने प्रतिशत हरित गृह गैस की कटौती की जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 18%। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर दिसंबर 1997 में क्योटो सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक कानूनी एवं बाध्यकारी संधि है। इसके तहत संधि में शामिल सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, सल्फर क्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2% कटौती का संकल्प व्यक्त किया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में 1990 के स्तर तक कम से कम 18% हरितगृह गैस की कटौती करना है। क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि को 2012 में अपनाया गया। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 के बीच थी। वर्ष 2012 में दोहा में दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किए गए थे, जिन्हें दोहा संशोधन कहा जाता है। इसी वर्ष प्रतिबद्धता अवधि को 2013 से 2020 तक के लिए स्वीकार किया गया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकीकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों के द्वारा हरितगृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि क्या थी? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2008 से 2012 तक। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत 37 औद्योगिकीकृत और यूरोपीय समुदाय के देशों द्वारा हरितगृह गैस उत्सर्जन के लिए प्रथम प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 2012 तक थी। क्योटो प्रोटोकॉल को वर्ष 1997 में स्वीकार किया गया था तथा इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 12 तक थी। अपनी दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 से अपनाया गया था, लेकिन केवल 65 देशों ने अब तक दूसरी प्रतिबद्धता अवधि, जो कि 2013 से 2020 तक के बीच की थी, पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व ऐसे मात्रा पर स्थितिशील रखना है जिससे मनुष्य जीवन द्वारा आबहवा प्रणाली में कोई हानिकारक रुकावट ना पड़े। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के सहयोग के तहत क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाता है। यह संधि दिसंबर 1997 में हस्ताक्षरित किया गया तथा फरवरी 2005 में प्रभावी हुआ। इस संधि पर 183 देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत संबंधित देश ग्रीन हाउस का उत्सर्जन वर्ष 1990 की तुलना में 5.2% तक कम करने में सहमत हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देते हैं? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे वायुमंडल में गैसों के असंतुलन को पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है, तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले प्रमुख गैसें इस प्रकार हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन का विखंडन निम्न में से किस तंत्र द्वारा होता है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CFC या CFCl2 तंत्र। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ओजोन के क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन तथा CFCl2 जिम्मेदार है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमें एक दूसरे को सुमेलित करना है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड काष्ठ ईंधन है, मीथेन आर्द्र भूमि चावल संवर्धन, CFC प्रशीतक है और नाइट्रस ऑक्साइड एक उर्वरक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हरितगृह गैस की GWP सर्वाधिक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक तापमान में 60% की भागीदारी करती है। यह एक प्राथमिक हरितगृह गैस है जो कि मानवीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित होती है। यह एक प्रमुख ताप अवशोषक गैस है। वातावरणीय कार्बन हाइड्रोक्साइड में कोई परिवर्तन वातावरण के तापमान को परिवर्तित कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन के पाए जाने वाले क्षेत्र हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। इसका रंग हल्का नीला तथा इससे तीव्र गंध आती है
जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक श्योनाबाइन ने 1839 में ओजोन गैस की खोज की थी। ओजोन गैस ऊपरी वायुमंडल अर्थात समताप मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में व्याप्त समस्त ओजोन का कुल 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, CO2 एंड N2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण है कौन? CO2 और N2O। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाती है, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अन्य प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ओजोन आदि हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें उत्सर्जन को कम करने का दायित्व विकासशील देशों पर डाला गया है। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। उत्सर्जन को कम करने का दायित्व विकासशील और विकसित दोनों देशों पर डाला गया है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो, जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। दोस्तों इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है पेरिस समझौता। तो पेरिस समझौता की भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेरिस समझौता। पेरिस समझौते के अधीन वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया था। पेरिस समझौता दोस्तों COP21 के दौरान 12 दिसंबर 2015 को जलवायु परिवर्तन पर 196 देशों के मध्य हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह 2016 से लागू हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम कितने प्रतिशत उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा कराने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, वैश्विक CO2 उत्सर्जन का 55%। पेरिस समझौता COP21 के दौरान 12 दिसंबर 2015 को जलवायु परिवर्तन पर 196 देशों के मध्य हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और यह 2016 से लागू है। इस समझौते में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने का निर्णय किया गया था, किंतु वैश्विक यानी कि CO2 उत्सर्जन का न्यूनतम 55% उत्सर्जन करने वाले कम से कम 55 देशों द्वारा अनुसमर्थन के प्रपत्र जमा कराने के बाद पेरिस समझौता प्रवृत्त हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आएंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो हमारा अगला वीडियो होगा उसे हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।